हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान दोस्तों। मेरा नाम शबाज है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा विच इज़ रिलेटेड टू सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो आपने अगर मेरा पहला जो जो पिछले वाला लेक्चर था वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखकर आइए, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनली किस तरह से एविएशन सेफ्टी को जो है रखा जाता है, मायने दिया जाता है, और कितने सारे एसोसिएशन फॉर्म किए गए थे। जैसे आईएटा के बारे में हमने पढ़ा, और आईसीओ के बारे में हमने पढ़ा, और गामा जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसके बारे में हमने पढ़ा है। वो इंटरनेशनली डील करते हैं। बट एनी हाउ, इसका आप पार्ट 2 ही समझ लीजिए। आज हम सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो इंडियन एयरलाइंस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बनाया गया है, उसके बारे में आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और डीजीसीए क्या होता है, और बी कैस क्या होता है। ओके। और नेक्स्ट हो गया आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है टू नो। तो वन बाय वन मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताता जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए आप, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है अपने कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के ज़रिए से हमारे एक्सपर्ट्स एजुकेटर्स ने बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है वहाँ पे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमने हाल ही में शुरू किया है, कि अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हो एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, तो सारे डाउट्स जो है आपको रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे विद इन 30 मिनट्स। हमारे जो मैथ्स एक्सपर्ट्स एजुकेटर हैं वो आपको फेस टू फेस जो है आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको गाइडेंस भी रहेगा कि किस तरह से आप मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज ही जाइए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, प्रॉपरली उसको स्टडी कीजिए, क्या क्या आपने कोर्सेस लेना है और किस तरह से आप सेशन बुक कर सकते हैं, क्या उसके प्राइजेस हैं, आज ही जाकर चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ इंडिया में जो सिविल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड द इंडिया। तो जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दूं यहाँ पे वो कम्प्लीटली डोमेस्टिक ही रहेगी दोस्तों। ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहली बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। विदाउट दिस देर इज नो बेसिक्स। ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक ऐसा हब है जो जितने एयरलाइंस, जितने भी स्कीम्स है उनके लिए आगे हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या लाए गए थे, जैसे कि आपको जो एरा एक्ट लाया गया था और एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल लाई गई थी 2020। तो सारा कुछ आपको मिनिस्ट्री सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए लाया गया था। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन की कोई बात नहीं है, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज ए नोडल मिनिस्ट्री which is responsible for the national policies and programs for development and regulation of civil aviation। क्लियर हो गया आपको। और इसके तहत जो है कई सारे ऐसे ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे डीजीसीए हो गया। ये आपको बेसिकली सेफ्टी रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। इनका फुल फॉर्म जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। और बी कैस हो गया, राइट, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये आपको सिक्योरिटी रिलेटेड काम करते हैं, क्या क्या नए नए गाइडलाइंस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सारा कुछ तहत चेक किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई सारे अभी आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी, जैसे नेशनल एविएशन कमेटी जो कंपनी हो गया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो कई लोग मानते हैं कि जितना भी एविएशन चल रहा है हमारे इंडिया में वो सिर्फ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही जो है चला रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसके साथ ये लोग काम करते हैं। Okay, they will work on that. So can you please tell me who is the present Minister of Civil Aviation? Any idea? या आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, तो 2020 में तो कई बार उन्होंने आया भी है न्यूज़ में कि कई सारे इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरलाइंस को कैंसिल करते वक्त हमारे जो मिनिस्टर थे सिविल एविएशन के, उन्होंने कई सारे प्रेस मीट भी रखा था। कैन यू प्लीज टेल मी हु इज़ द प्रेजेंट सिविल एविएशन ऑफ, आई थिंक हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? सो इज़ नथिंग बट, उनका नाम जो है दोस्तों हरदीप सिंह पुरी है। अच्छे से याद कर लीजिए आप, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आपको पूछ सकते हैं। ओके। तो कई लोग मानते हैं कि हाँ भाई मैंने इसका फाउंडिंग ईयर याद कर लिया, इसका ऑब्जेक्टिव्स याद कर लिए, आप यहीं से पूछेगा हो। सो एग्जामिनर क्या है, छोटे बेसिक से भी एक एक बार पूछ लेता है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके। सो हरदीप सिंह पुरी जी, ही इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये।
एक मिनी रत्ना कंपनी है, आप ऐसा समझ लीजिए। मिनी रत्ना जो नवरत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत काम करता है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री अभी जो है इनका हरदीप सिंह पुरी जी के अंडर इनको चार्ज दिया गया है, और इन्होंने कई सारे जो एयरक्राफ्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्ट जो था 1934 का, तो अभी इसको अमेंड भी कर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद नई बिल लाई गई है जनवरी के महीने में, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020। वो सेपरेट लेक्चर ही रहेगा, हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आपको, क्योंकि अगर आपने सिलेबस में देखा होगा तो एविएशन जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है विच इज़ रिलेटेड टू एविएशन, वो भी आपको क्लियरली मेंशन है क्या क्या पॉलिसीज लेकर आई थी। तो आपको इतना लॉन्ग बैक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिसेंट्स है, एयरक्राफ्ट बिल हो गया 2020 का, और एरा एक्ट हो गया, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटर अथॉरिटी, और एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 हो गया, कि क्या क्या प्रोविजंस बता रहा है, क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं, उतना बस आप जान लीजिए, बस आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डीजीसीए है। सो डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या रहेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये भी आपको एमओसीए के तहत ही काम करती है, ऐसा नहीं है कि। सो नाउ अभी जो इस अमेंडमेंट बिल के तहत इनको एक स्टैट्यूटरी का स्टेटस दे दिया गया है, दैट इज वेरी डिफरेंट टॉपिक, वी विल डिस्कस। ओके, बट एनी हाउ इट विल, आपके लिए आप बस इतना याद कर लीजिए कि सिविल एविएशन के तहत ही लोग काम कर रहे हैं। तो इनका मकसद यही है कि जितने भी जो है सेफ्टी रिलेटेड है, नॉट सिक्योरिटी, सेफ्टी रिलेटेड ये लोग ज़्यादातर काम करते हैं, और टाइम टू टाइम सुपरवाइज करते हैं, और इनके तहत लाइसेंस भी इशू किया जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पायलट्स आप उड़ाने के लिए, उन लोगों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्रैक कर दिया उन लोगों का और एविएशन के बारे में सारा जान लिया, लो चलो फिर उड़ाओ एयरप्लेन, वैसा नहीं होता है। लाइसेंस आपको लेना पड़ता है पर्टिकुलर पायलट्स को, और ये जो स्टैंडर्ड और टाइम टू टाइम इसको रिन्यू कराना पड़ता है, और कई सारे सेफ्टी ऑपरेशंस ट्रेनिंग से लोग करते हैं, क्रूज को लेकर, पायलट्स को लेकर, या फिर जो क्रू रहती है ना, कैबिन क्रू जिसे हम एयर होस्टेस भी कहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। इनको टाइम टू टाइम इनके जो पासेस है वो भी रिन्यू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेनिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि 1 साल का पास इशू कर दिया, फिर उसके बाद आपने अप्लाई करिए और आपको पास आ गया। तो 1 साल के बाद जब पास एक्सपायर हो जाता है तो ग्राउंड रियलिटी में आपको फिर से ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद फिर से एग्जाम रहता है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आपको फिर रिन्यू होगा। बिकॉज एज आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, कि किस तरह से सेंसिटिव एरिया माना जाता है इसको। ओके, it will create a very global nuisance when it is happened something to it। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? न्यू दिल्ली, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप इस स्लाइड से इतना याद कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है, और इनका मेन मकसद यही है कि सुपरवाइज करना, लाइसेंस दिलाना, सेफ्टी ऑपरेशंस का ट्रेनिंग करवाना, बस इनका काम है। तो फंक्शंस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट हो गया, इसमें क्या क्या और काम करते हैं लोग, जितने भी सिविल एयरक्राफ्ट से रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू, क्या मुझे बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसके स्टैंडर्ड से लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं? तो इसीलिए मैंने कहा था आपको पहले लेक्चर देखने के लिए, उसमें हमने डिस्कस किया था IATA। तो इसके स्टैंडर्ड्स को ये लोग फॉलो करते हैं। ये लोग जब कोड दिया जाता है ना, तो कोड देने के लिए प्रॉपर इन्होंने गाइडलाइंस को जो है मेंशन किया था, तो उसके तहत ये लोग एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, लाइसेंसिंग देने के लिए, या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो रहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उससे जो क्रू, कैबिन क्रू है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट है, कंपोनेंट्स हैं, उसको प्रॉपरली ये लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट भी किया जाता है इनके द्वारा। सो दिस आर द फ्यू फंक्शंस ऑफ डीजीसीए। अब बस 2-3 पॉइंट याद कर ले सकते हैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। एंड हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, अभी इनके रीजनल ऑफिसर्स भी हैं, जैसे कि आपको दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, ये जो मैंने सिटीज़ मेंशन किए हैं, वहाँ पे रीजनल ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको यहीं पे ज़्यादा एयरलाइन ट्रैफिक रहती है, कि दिस आर ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, एंड यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन मिलता है आपको। तो प्रॉपर रेगुलेशंस के लिए इन्होंने अपने कई सारे ऑफिसर्स को खोल दिया है, क्योंकि बार बार न्यू दिल्ली से वहाँ से लोग नहीं आ सकते ना इतने सारे जगहों में, तो वहाँ पे भी ऑफिस खोल दिया है। ये सडन ऑडिट भी आते हैं दोस्तों, देयर ऑडिट इज़ वेरी क्रूअल एंड वेरी डेंजरस। जब ये आते हैं ना ऑडिट के लिए, तो मैनेजर्स तक जो है कांपना शुरू कर देते हैं, इतना स्ट्रिक्ट ऑडिट किया जाता है। ऑब्वियसली करना भी चाहिए, वी कैन नॉट टेक द रिस्क विद द लाइफ ऑफ पीपल। ओके, और इन्होंने एयर सेफ्टी ऑफिसर्स भी खोले रखे हैं, और ये बेंगलुरु में आपको एक ग्लाइडिंग सेंटर भी मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाता है कि टाइम टू टाइम किस तरह से सेफ्टी को बढ़ाया जाए। क्लियर हो गया आपको डीजीसीए के बारे में? तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हो गया बीकास। सो बीकास जो है आपको मेनली सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, ब्यूरो ऑफ,
और मेनली आपको सिक्योरिटी रिलेटेड, मतलब प्रॉपर चेकिंग हो रही है या नहीं, ओके। और ये लोग फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के साथ ज़्यादा मिलकर काम करते हैं लोग, कि जो माल जो आई थिंक जो गुड्स जा रहे हैं प्लेन में, जो पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं बैग्स में, उसमें प्रॉपर चेकिंग हो रही है या नहीं, और किस तरह से स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, एयरक्राफ्ट सेफ्टी मेजर्स किस तरह से उनको मेजर किया जाए, और उनकी सिक्योरिटी किस तरह से रहे बेसिकली। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े शहरों में एयरक्राफ्ट जो है रात को वहाँ पे डॉक करते हैं एयरपोर्ट में, ओके। तो आप वैसे ही नहीं छोड़ सकते ना कोई भी एयरक्राफ्ट को, क्योंकि कल सुबह उसका टेक ऑफ होता है, को रात को कोई भी आ सकता है वहाँ पे, कोई भी सिक्योरिटी के साथ ब्रीच कर सकता है, राइट। तो प्रॉपरली मेंटेन करना सिक्योरिटीज़ को, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। और इन्होंने कब इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों इसको, 1978 में जो पांडे कमेटी बनाई गई थी, तो उनके रिकमेंडेशन पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से एयर हाईजैक्स होते थे उस ज़माने में, अभी तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो उस वक्त जो एयर इंडिया को भी कई बार हाईजैक कर लिया गया था, राइट। तो इस सारे सिक्योरिटी इश्यूज आने की वजह से कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, पांडे कमेटी बोल के। ये भी आपको कभी कभार पूछ लेते हैं, अगर एग्जामिनर का दिमाग फिर गया, वो चाहता है कि आपके मार्क्स को कट करें, तो इतने डीप से जाकर पूछता है क्वेश्चन आपको। तो बीकैस जो है कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से फॉर्म किया गया था, तो बेसिकली ये डीजीसीए के तहत उसके अंडर ही बनाया गया था, बट नाउ इट हैज़ गिवन द ऑटोनोमस स्टेटस, वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दे दिया गया। तो लेट्स मूव ऑन। इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में रहेगा दोस्तों, ओके। एंड जो जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया ना, देखिए यहीं पे पॉइंट भी आ गया है। जो एयर इंडिया फ्लाइट जो बॉम्बिंग हुई थी 182 उसका नाम था 1985 में, तो किस तरह से सिक्योरिटी ब्रीचेस हो गए थे वहाँ पे, तो उसके तहत इन्होंने बनाया था बीकैस को, ओके। और यहाँ पे जो ऑफिसर रहते हैं ना, वो भी नॉर्मल ऑफिसर नहीं रहते, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के जो रैंक रहता है उसके लेवल का ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली रिलेटेड टू सिक्योरिटी, राइट। इट्स कम्प्लीटली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द पीपल। और अभी प्रेजेंटली जो है एम.ए. गणपति जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीकैस बनाया गया है, कि 2020 में जो अक्टूबर में ही इन्होंने चार्ज लिया है दोस्तों। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करंट अफेयर में पूछ सकते हैं, हु इज़ द रिसेंट और हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीकैस, ओके। इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में, तीनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, ओके। तो लेट्स मूव ऑन। फंक्शंस के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। तो फंक्शंस की अगर बात करें तो ये लोग जो सिक्योरिटी स्टाफ जो काम करती है ना एयरलाइंस के लिए, तो इनकी प्रॉपर कोई स्टाफ नहीं रहती है। जो एयरलाइंस में काम करते हैं, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, तो उनके अपने अपने सेपरेट सिक्योरिटी स्टाफ ये लोग मेंटेन करते हैं। तो इन लोगों को ये लोग ट्रेन दे करते हैं, और इनके ज़रिए से जब ट्रेनिंग आप इसमें भी कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं दोस्तों, आपको पता है इसमें। तो जब सिक्योरिटी इसमें कई सारे जो है रैंक्स दिए जाते हैं, कई सारे स्टार्स भी रहते हैं। आई थिंक मैंने इनके डिपार्टमेंट में बस थोड़े दिन काम किया था बीकैस में, तो ये लोग जो है अपने ड्यूटी के परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग प्रमोट भी करते हैं लोगों को। आई थिंक दे विल गिव द स्टार्स, उतना ये नहीं है डिटेल नॉलेज, कि अगर आपने अलर्टनेस अच्छा दिखाया या फिर कोई ऐसी चीज़ को पकड़ ली जो नहीं जानी चाहिए एयरप्लेन को, तो उसके हिसाब से आपको रैंकिंग दी जाएगी, प्रमोशन होगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि बेसिकली सेफ्टी वेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ ए बेसिक नीड ऑफ एनी एयरलाइन, ओके। और जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑडिट के लिए भी आ जाते हैं लोग, सरप्राइज डम्मी चेक्स के लिए करते हैं, ताकि जो सिक्योरिटी स्टाफ है एयरलाइन की वो अलर्ट है या नहीं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, अगर मेरा जो एविएशन रिलेटेड आपने पिछले लेक्चर देखा होगा, तो मेरे दोस्त के साथ ही वो एक सिक्योरिटी स्टाफ था किसी एयरलाइन में, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा एयरलाइन का। तो बाई मिस्टेकली क्या हो गया, ये लोग चेकिंग के लिए आ गए, तो उनको काम ये बताया जाता है कि कोई भी एयर जो प्लेन के अंदर आ रहा है जा रहा है, तो उनकी प्रॉपर एंट्री हो, कि चाहे वो रैम्प एजेंट हो या फिर चाहे भी मैनेजर भी क्यों ना हो, पायलट भी क्यों ना हो, तो हर चीज़ की जो है चेकिंग की जाती है प्रॉपरली उनको, उसके बाद अंदर जाने के लिए दिया जाता है, क्लीनर्स की भी कोई भी। तो एक बार इसने एंट्री करना भूल गया था, या फिर एज ए कैजुअल बोलते हैं ना, भाई दोस्ती है चलो, तो वही प्लेन के लिए इन्होंने चेकिंग आ गई, उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, मैच किया, मैच नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली यू लूज द जॉब, कि इतना दे विल डायरेक्टली रिमूव फ्रॉम यू जॉब। सो ऐसे कई सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, बट जब आप जाएंगे तो बी अलर्ट एंड बी अलर्ट इन काइंड ऑफ दिस थिंग्स। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हो गया मेन इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, इसके ऊपर ही तो हम सारे लेक्चर्स बना रहे हैं और इसके एग्जाम के लिए तो हम प्रिपेयर हो रहे हैं। उसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो इसको कब फाउंड किया गया था, 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट लाया गया था दोस्तों 1994 में, तो उसके तहत इसको फाउंड किया गया था, अगले साल ही इसका गठन किया गया था।
and it is also come under the Ministry of Civil Aviation, and it is a statutory body. Okay? जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जो बनाया जाता है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी हम कहते हैं ऑब्वियसली। और इनका मेन काम यही है कि जो एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट का जो एरिया है उसको ये लोग मैनेज करते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट, उसके बिल्डिंग्स को, एटीसी टावर्स को, और एयरपोर्ट ऑपरेशंस जो भी चलते हैं टर्मिनल्स में, ये सारा कुछ ये लोग हैंडल करते हैं, इनके तहत आता है। तो अभी कई सारे इश्यूज भी है दोस्तों, क्योंकि क्या हो गया, जो थ्रेशोल्ड लिमिट था ना पर एयरपोर्ट के लिए, तो अभी मेन सिटीज़ में आपको 35 लाख से ज़्यादा लोग ट्रैफिक पैसेंजर हो गया है, एयरलाइन पैसेंजर। तो इनको कई सारे ऐसे इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रही है। तो इन्होंने अभी अमेंडमेंट बिल हम पढ़ेंगे 2020 में, तो कई सारे इन्होंने अभी डिवाइड भी कर दिया है कि हम सिर्फ 15 एयरपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को हैंडल करने वाले हैं। दैट इज़ वेरी डिफरेंट इशू, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि 1995 में इसको बनाया, फाउंड किया गया था एक्चुअली। ओके, अगर आपको फाउंडिंग डेट पूछे एग्जाम में तो इट्स 1995। कौन से एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, देन इट्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, वहाँ पे 4 आएगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है ऑफ एआई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, अरविंद सिंह है, और करेंटली ये 137 एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, which includes the 23 international airports, 10 custom departments, 81 domestic airports। ये सारा कुछ मैंने डिटेल्स आपको मेंशन कर दिया है, इतना डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप टोटल याद कर लीजिए। 137 एयरपोर्ट्स ये लोग मैनेज कर रहे हैं, बट नाउ दे रिड्यूस्ड इट, ओके, अकॉर्डिंग टू द, क्या होती है, इनके पास रिसोर्सेज कम है, ये लोग हैंडल करने पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने रिड्यूस कर दिया है अभी, तो विल डिस्कस लेटर। तो दिस इज़ अबाउट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फंक्शंस के बारे में बात करें तो मेन इनका फंक्शन है बिल्डिंग जो मॉनिटर करना, उसके सर्विसेज को एनहांस करना, सॉरी दोस्तों थोड़ा गले में खराब हो गया था। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो हम इसमें फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मेन मकसद यही है कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज को किस तरह से बढ़ाया जाए, और वहाँ पे जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल के अंदर कई सारे ऑपरेशंस चलते हैं, आपको जो है शॉप्स लगाए जाएंगे, कई सारे जो है को मैनेजमेंट करना पड़ता है, एयरलाइंस के रिगार्डिंग आपको कोलैबोरेट करके उनसे काम करना पड़ता है, तो सारा कुछ ये लोग डील करते हैं। ओके, और जो कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस है ये एटीसी का पार्ट है एक्चुअली, ये लोग ही प्रोवाइड करते हैं। और एविएशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी हाउ दे विल अपग्रेड, ये भी काम करते हैं। सारा कुछ इंपॉर्टेंट आपको फंक्शंस है जो मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है, क्योंकि बोलने से ज़्यादा अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, पढ़ लेंगे, तो इट विल बी क्लियरली गो इनटू योर माइंड। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों, कि उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, कि हमने किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, और इसमें हमने मेनली फोकस किया है डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको और एविएशन लेक्चर के साथ। सारा जब तक हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक मैं स्टॉप नहीं करूँगा। आप कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए कि आप इस टॉपिक के पर चाहते हैं, तो उसके पर भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।